फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिक बियल वर्ल्ड। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है कि थर्ड पार्ट बनाने में थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लग गया। मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए थे जिसकी वजह से वक्त नहीं मिला, पर आई होप कि आपको ये आगे का पार्ट अच्छा लगे। चलिए चलते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी की तरफ, बचपन का प्यार। दिन रोज़ की तरह वांगजी सबसे पहले क्लास में पहुंचा हुआ था। अब विंग आता है। वो ढेर सारे चॉकलेट्स लेके आया था। आज जंगचा का बर्थडे था तो विंग और वांगजी जंगचा और विंग ढेर सारे चॉकलेट्स लेके आए थे। वो सबको बांटते हैं, सारे बच्चे ले लेते हैं। जंगचा कहता है, विंग तू ही तो है उस खड़ूस को जा कर के, मैं नहीं जा रहा उसके पास, उस अकड़ू के पास। वो फिर अपने नखरे दिखाएगा, जा दे करा उसे। विंग टॉफ़ीज़ लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। कहता है, लो इसे खाओ। वांगजी कहता है, ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, अब खा भी लो, और सीधा उसके मुंह में चॉकलेट ठूस देता है। सबके सब उसे देखते रह जाते हैं। वांगजी चुपचाप उसे चबाने लगता है। वांगजी से ये बात करने की हिम्मत किसी बच्चे में नहीं होती थी, और यहाँ विंग उसके मुंह में चॉकलेट फेंक रहा था, घुसा रहा था। देख के सब हैरान थे। वांगजी उसकी तरफ देखता है और उसकी भोली मुस्कान पर देखकर फिर वो चबाने लग जाता है। विंग कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लेकर आया था, सबसे अलग, कम मीठी वाली। मैं जानता था कि तुम ज़्यादा मीठी पसंद नहीं करोगे, बताओ कैसी लगी। वांगजी कहता है, अच्छी है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं जानता था कि तुम ज़्यादा मीठी खाओगे नहीं, तो मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा तुम्हारे फेवरेट शुगर फ्री चॉकलेट्स। मैं कैरी टाउन जा कर के और वहाँ से लेकर आया था तुम्हारे लिए। वांगजी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा करके सर नीचे कर लेता है। क्लास के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहे थे। जंगचा कहता है, हमारे घर में पार्टी है, आप सब बच्चों को इनवाइट है जो भी मेरे घर पर आना चाहें। नी हुसैन कहता है, भाई सच में आप पार्टी दे रहे हो? कहता है, हाँ, मेरे फादर ने कहा है कि हम छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें सारे बच्चे आएंगे। नी हुसैन कहता है, बहुत अच्छा, एक अच्छा गेट टुगेदर होगा हम सबका, हम सब लोग मस्ती करेंगे, सही है ना? सभी बच्चे हाँ में हाँ मिलाते हैं। वांगजी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, तुम चलोगे क्या मेरे साथ? वांगजी कहता है, मुझे फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अगर अलाउ करेंगे तो। कहता है, तुमने कहा था मेरे फादर नहीं हैं। वांगजी कहता है, हाँ, पर अंकल मेरे फादर के बराबर ही हैं, तो मैं उन्हें फादर करके ही बुलाता हूँ। मेरे अंकल नहीं चाहते थे कि मैं फ़ादर को मिस करूं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फ़ादर बुलाना, मुझे उनकी परमिशन चाहिए होगी। विंग कहता है, क्या मैं ले सकता हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, वो सबसे मिलते नहीं हैं, मुझे भी उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलना पड़ता है। विंग कहता है, अपने फादर से मिलने के लिए, अंकल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो जब मर्जी आता है जहाँ चाचा के पास चला जाता हूँ, और वो कभी नाराज़ भी नहीं होते। वांगजी कहता है, मेरे अंकल के पास बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे कंपनी की केयर करते हैं। विंग कहता है, ठीक है, पर तुम ज़रूर आना, परमिशन ले लेना, अगर वो नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे? वांगजी कहता है, तब मैं नहीं आ पाऊँगा। सारे बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में शोर मचा रहे थे और सभी जंगचा को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, बर्थडे की बधाई दे रहे थे। वांगजी कहता है, तुम्हारा बर्थडे कब है विंग? विंग कहता है, मेरे मदर फादर नहीं हैं, तो किसी को याद ही नहीं कि मैं कब पैदा हुआ था, इसीलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता अलग से। बस जान भाई जान के साथ मेरे को भी केक काटने को कह दिया जाता है, ऐसा समझ लो आज मेरा भी बर्थडे है। ऐसा कहते हुए विंग की आवाज़ में भारीपन आ गया था, पर ये सारी बातें वो मुस्कुरा के कह रहा था कि वही मुस्कान जिसमें ढेर सारा गम भी हो और उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी। कहता है, क्या हुआ अगर मेरा बर्थडे याद नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं जंगचा के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकता हूँ। इधर घर आने पे वांगजी अपने अंकल की अपॉइंटमेंट में लेने की कोशिश करता है, अपने अंकल की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि अंकल उसे अपॉइंटमेंट न दें, पर अपॉइंटमेंट तो लेनी ही थी।
पर समहाउ वो इतने ज़्यादा बिजी थे कि अपॉइंटमेंट उसे शाम की मिलती है। उसके बाद उसका जाना शायद पॉसिबल नहीं था क्योंकि अपॉइंटमेंट काफ़ी देर की थी। फिर उसका घर वहाँ से दूर भी था। वांग जी को नहीं लग रहा था कि अंकल उसे अलाउ करेंगे। वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। इधर विंग के घर में पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट क्लास के सभी बच्चे वहाँ आए थे। वक्त हो चुका है। पार्टी बहुत ही खूबसूरत सजी हुई थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे। विंग आज बहुत एक्साइटेड था। आज उसका बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जा रहा था। हालांकि पार्टी छोटी सी थी, काफी अच्छे घर के बच्चे वहाँ आए हुए थे। विंग उसी तरह मैसी सा बना हुआ, उसे बिल्कुल होश नहीं था कि उसने क्या पहना हुआ है। कि अंकल जांग अभी कह के गए थे कि तुम भी तैयार हो जाओ, पर वो खेलने में इतना मस्त था कि उसे इसका होश ही नहीं था कि उसने क्या पहना हुआ है। हर थोड़ी देर में वो जाकर गेट की तरफ देखता और भाग कर आ जाता। फिर सारे लोगों को अटेंड करता, फिर एक बार जाकर गेट पर देखता और भाग के आ जाता। शायद वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, पर वांग जी अभी तक कहीं नहीं दिख रहा था। विंग को दौड़ दौड़ के गेट पे जाते हुए जंगचा देख लेता है। कहता है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वांग जी यहाँ आएगा? तुमने उसे इनवाइट किया है? विंग कहता है, इसमें बुराई क्या है? वो भी तो हमारी क्लास में पढ़ता है, तो मैं उसे क्यों नहीं इनवाइट करता। जंगचा कहता है, वो तो ठीक है, पर तुम्हें ऐसा लगता है वो खड़ूस अकड़ू हमारे बर्थडे में आएगा? वो किसी के घर नहीं जाता, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सभी क्लास के बच्चे कह रहे थे कि वो किसी के घर नहीं जाता, वो किसी से बात नहीं करता, किसी से टच नहीं करता, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पार्टी में आएगा। विंग कहता है, शायद तुम सही हो, पर क्या करूं, मैंने इनवाइट किया है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं। अब मैं इसके सिवा कर भी क्या सकता हूं? मैं सबको अप्रिशिएट कर रहा हूं ना, तो उसे भी करूंगा। बस उसे एक बार देख रहा हूं, शायद वो आ जाए। वो थोड़ा शर्मीला है ना, तो शायद भीड़ भाड़ को देख के अंदर ही ना जाए, इसीलिए मैं आके चेक कर रहा हूँ। जंगचा कहता है, अब छोड़ भी दो इसको, वो नहीं आएगा, वो कभी पार्टी में नहीं आता, तुम फिजूल में ही चक्कर मार रहे हो, चलो अंदर चलो। विंग भी दोनों रोड के साइड देखता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, विंग। विंग उस आवाज़ के दूसरी तरफ खड़ा था। उसकी आवाज़ जब आती है, उसके कानों में पड़ती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जंगचा भी इस बात से सरप्राइज़ हो गया था क्योंकि उसके कान में भी आवाज़ पड़ी थी। वो दोनों जब पलट कर देखते हैं तो पीछे वांग जी खड़ा होता है। विंग की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ता हुआ वांग जी के पास जाता है और कहता है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे थोड़ा डाउट था तुम्हारे आने को लेकर, क्योंकि तुम्हारे पापा परमिशन देते या नहीं देते, वो बहुत रिच है ना, तुम जाते भी तो नहीं हो, इसी वजह से मैं सोचा शायद नहीं आए, पर मैं कई बार आया था यहाँ चेक करने के लिए। अभी मैं तुम्हें ही चेक करके वापस जा रहा था। वांग जी उसे कहता तो कुछ भी नहीं है, पर फ्लैशबैक को अपने याद करने लगता है, जो 8 बजे रात तक अपने पापा के ऑफिस के पास ही बैठा रहा जब तक वो आए नहीं। जब वो अंदर आ गए तो वांग जी चैम्बर के अंदर जाता है और अपने अंकल से कहता है, पापा, विंग ने मुझे इनवाइट किया है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, आज उसका बर्थडे है, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उसके साथ। अंकल सरप्राइज़ रह गए थे कि उसने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं कहा था। वो किसी के घर जाता ही नहीं था, किसी से बात ही नहीं करता था, सरप्राइज़ तो होना ही था। पर वो उसने फर्स्ट बार ऐसा कहा था तो उन्होंने इनकार नहीं किया, पर बोला जल्दी आ जाना। वांग जी कहता है, ठीक है पापा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। जी के वहाँ चले जाने की वजह से विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, फिर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम मेरे इस छोटी सी पार्टी में आए, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और फिर खेल कूद में मस्त हो जाता है। वांग जी क्यों वहाँ से लौट आया था, ये उसे खुद भी नहीं पता था। ये जेलसी थी या वो चाहता था विंग सिर्फ उसके साथ खेले और रहे। फिलहाल विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस वो आ गया था वहाँ से। अगले दिन दोनों स्कूल में मिलते हैं तो विंग वांग जी से बोलता है, तुम कल मेरे घर से बिना बताए क्यों आ गए? मैं तुम्हें काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, तुम्हें बता के आना चाहिए था। वांग जी कहता है,
हाँ, मैं बता के आने वाला था, पर तुम अपने दोस्तों में बिजी थे। विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और उसका हाथ पकड़ता है, खींचता हुआ गार्डन में ले जाता था जहाँ कोई नहीं था। एक ट्री के नीचे गुचिन रखी हुई थी, वहाँ उसे खींच कर ले जाता है। कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये लिया था गुचिन, जो तुम्हारे पापा समझाया करते थे, सिखाया करते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से इसे प्ले करो। वांग जी कहता है नहीं मैं इसे नहीं प्ले करूँगा, ये मुझे बार बार पापा की याद दिलाएगी और मेरा मन परेशान हो जाएगा। मैं पढ़ाई में भी अपने किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए चाचा ने मुझे पापा कहने के लिए कह दिया, ताकि मुझे बार बार पापा की याद ना आए। फिर उन्होंने मेरा फोकस पढ़ाई की तरफ लगा दिया, ताकि मुझे पापा का ध्यान नहीं आए। पर ये गुचिन हर वक्त मुझे अपने फादर की याद दिलाती है, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। विंग कहता है ये तो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर होंगे तो सही। गुचिन के माध्यम से मुझे तो कुछ भी याद नहीं, अपने फादर मदर का कुछ भी याद नहीं। कम से कम तुम्हारे पास फादर मदर तुम्हारी अप्रिसिएशन के लिए है तो सही। गुचिन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि तुम गुचिन बजाओ। ये गुचिन ही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे फादर का तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। इस माध्यम से तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम भी ये फील कर पाओगे। वांग जी गुचिन को टच करता है और फादर की बातें याद कर इमोशनल हो जाता है। जब फादर कहते हैं ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना। पर उनकी डेथ के बाद उनके फादर की वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गया था, इसलिए गुचिन को उसके घर से निकाल दिया गया था। उसके अंकल नहीं चाहते थे कि उसके फादर के गम में वो परेशान हो। आखिर आगे बढ़ के उसे लान कंपनी को भी संभालना था, पर विंग ने आज फिर गुचिन उसके हाथ में दे दी। उसके फादर का हाथ उसके हाथ में दे दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी आंखों में आंसू को छुपाकर वांग जी विंग को देखता है और गुचिन जब प्ले करना शुरू करता है, वो अपने छोटे छोटे हाथों से गुचिन प्ले करता है। वांग जी भी खुश हो जाता है। इधर विंग भी बहुत स्माइल कर रहा होता है। वो भी अब बांसुरी बजाना शुरू करता है। हालांकि दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही गंदा बजा रहे थे, क्योंकि दोनों ने अभी स्टार्टिंग ही की थी। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ म्यूजिक क्लब ज्वाइन करो और हम दोनों साथ में म्यूजिक बजा सकें। वांग जी उसे इनकार नहीं कर पाता है। वो कह के वापस से गुचिन की तरफ देखने लगता है। के बाद विंग और वांग जी म्यूजिक क्लब जाते हैं। दोनों अपना नाम उसमें रजिस्टर करवाते हैं। देखकर सब सरप्राइज रह जाते हैं और चंगचा को तो शौक ही लग गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वांग जी हमारे क्लब में कैसे आ सकता है। म्यूजिक क्लब जहां उसका आना स्ट्रिक्टली मना है, उसके चाचा की वजह से, जो नहीं चाहते कि वो म्यूजिक क्लब में जाए कभी। जब ये न्यूज़ उसके अंकल के पास जाती है, वो वांग जी को बुलवाते हैं और कहते हैं वांग जी मैंने मना किया था तुम्हें म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने के लिए, फिर तुमने क्यों ज्वाइन किया। वांग जी कहता है फादर आप चिंता मत करो, मैंने म्यूज़िक क्लब ज्वाइन किया ज़रूर है, पर अब मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। आप चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। हालांकि सीचन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करे और फादर की बातों को दोबारा से याद करे, लेकिन फिर भी वांग जी अगर अपने आप को हैंडल कर सकता था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सीचन कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम फिर से इसे छोड़ देना, तुम्हारी प्रायोरिटी म्यूज़िक कभी भी नहीं है। वहाँ उसके बड़े भाई जेबुजुन भी खड़े थे, वो अभी कोई जवाब नहीं देते। वांग जी के उस कमरे से बाहर जाने पर वो भी पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं वांग जी क्या बात है, तुम्हें तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर आज तुम म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करके बहुत खुश नज़र आ रहे हो। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट छूते ही तुम परेशान हो जाते हो और तुमने म्यूज़िक क्लब में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या उसका कारण वो लड़का है जिसके बर्थडे पार्टी में तुम गए थे? सब उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, कैसा है वो? वांग जी कहता है
ब्रदर, आपको उससे मिलना चाहिए। वो बिल्कुल मदर की तरह है, जिसके चेहरे से कभी स्माइल नहीं जाती थी। ब्रदर, उसने मुझे गुचिन गिफ्ट की है और कहा है मेरे साथ म्यूजिक बजाएगा। ये बात वो अपने ब्रदर के आंखों में देखकर कह रहा था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उसके ब्रदर कहते हैं, ये अच्छा हुआ तुम्हें एक फ्रेंड मिला जिसके साथ तुम खेल सकते हो। आज तक क्यों ही मैं परेशान था, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मैं उसे मिलना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी मिलवाओगे। वांग जी वहाँ से सर झुका के चला जाता है। विंग और वांग जी खेलते चाइल्डहुड से कब टीन एज में आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वांग जी अभी भी किसी के साथ मिलता जुलता नहीं था, पर विंग की टीज वो लगातार सुनता रहता था। दोनों नंबरों में पॉइंट से ऊपर नीचे होते थे और वो लोग बिल्कुल इक्वल थे। उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी। एक अनोइंग, दूसरा अकड़ू, दोनों ही पूरे ही स्कूल में पॉपुलर थे। विंग नंबरों के में तो तेज था ही, पर उसकी अदर एक्टिविटी की वजह से भी वो काफ़ी पॉपुलर था। सारी लड़कियां उन दोनों पर फिदा थीं, पर वो दोनों अपने आप में मशगूल। हालांकि विंग सबसे बात करता और सबको छेड़ता रहता था, पर जहाँ वांग जी की बात आती वो शांत रहता। पर वांग जी को टीज करने से कभी बाज नहीं आता। दोनों ने नंबर 1 की बराबरी रैंक हासिल की थी, इसीलिए सी चैन ट्रॉफी देने आए थे इस बार एनुअल डे के दिन। प्रोग्राम काफ़ी सीरियस चल रहा था, सभी लोग वहाँ इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे। कुछ नाटक वगैरह भी चल रहे थे। वहाँ विंग और वांग जी का म्यूज़िकल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। सबको जब प्राइज़ मिल रहा था तो बड़े आराम से सब लोग प्राइज़ ले रहे थे। जब विंग और वांग जी प्राइज़ लेने आए, विंग ने जैसे ही प्राइज़ लेके वहाँ से जाना चाहा, वांग जी ने रोका। उसे पता था वो ज़रूर कुछ शैतानी करेगा। उसके चाचा आए हुए थे और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग कोई शैतानी करे और वो चाचा जी की नज़रों में आए। पर विंग तो विंग था, वो कौन सी बात मानने वाला। जैसे ही वांग जी को उन्होंने प्राइज़ दिया, उसके ठीक पीछे विंग ने पटाखे जला दिए। पट 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 पटाखों की आवाज़ से सी चैन की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से जंप करने लग गया कि पटाखे उड़ उड़ के उसके पैरों के आजू बाजू आ रहे थे। वांग जी ये सब देखकर समझ गया कि सी चैन नाराज़ होने वाला। वो फटाफट उसे साइड करने लग गया। इसके लिए देर हो चुकी थी। पटाखों की आवाज़ ने उसे नाराज़ कर दिया था। वो इस बात से बहुत नाराज़ होता है, प्रिंसिपल को बुलाता है, विंग को बुलाता है और वांग जी को बुलाता है। तो ये कौन सी तरह की शरारत है, ये क्यों की तुमने? एनुअल डे है और किसी को जल जाता तो क्या होता? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पटाखे सिर्फ आवाज़ के लिए थे, ये आपको परेशान नहीं कर सकते थे। आखिर मेरा दोस्त इस बारी जोन में टॉप जो आया है, इसका सेलिब्रेशन तो बनता है। सभी लोग को पता होना चाहिए कि वो टॉप आया है। जन भी तो इसी खुशी में उसे आया था एनुअल डे के दिन मिलने। पर विंग की ये हरकत उसे कतई पसंद नहीं आई। वो विंग पे बहुत नाराज़ होता है और कहता है, मैंने तुमसे वाहियात लड़का अब तक नहीं देखा, ये तक पता नहीं हो कि किसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। विंग सॉरी कहता है और माफ़ी मांगता है। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि उन पटाखों से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, वो सिर्फ आवाज़ के लिए थे। विंग को वार्निंग देते हैं कि आज के बाद अगर इस तरह की कोई परेशानी तुमने क्रिएट की तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। विंग सर झुका करके नीचे मुस्कुरा रहा था। सी चैन ये सारी बातें बोलकर चला जाता है। वांग जी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने मना किया था ना। विंग कहता है, मेरे दोस्त का सेलिब्रेशन इतना बड़ा है और मैं किसी को बताऊं भी ना, और तुम्हारे फादर का तो काम ही है हर बात में टोकना। वांग जी पर बहुत सैड फील कर रहा था। उसे ये पता था कि नेक्स्ट टाइम अगर विंग ने कोई गलती की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंकल एकदम बातों के पक्के थे, वो उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करते। विंग मस्त फिर से बदमाशी करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जब इन बातों के बारे में सोच रहा होता है, उसे पीछे कान में जाके कहता है, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तब तक छोड़ के नहीं जाने वाला जब तक तुम ये ना बता दो कि तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों हैं।
वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग तुम कब सुधरोगे? कहता है, सुधरने की ज़रूरत क्या है, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। चिल्लाता वो वहाँ से भाग जाता है। जी उसे बस देखता रहता है, पर चाचा की बातें उसके दिमाग में अब भी घूम रही थी। यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे ड्रामा का ऑर्गेनाइज कराया था, रोमियो और जूलियट। ये ड्रामा ऑर्गेनाइज किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था। मेन लीड का कैरेक्टर वांग जी को दिया गया था। वांग जी टीचर को मना करते हुए कहता है, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं नहीं कर पाऊँगा। टीचर कहती है, तुम बिल्कुल रॉयल लगते हो, लगता है कि तुम प्रिंस हो, तो कैरेक्टर में तुम्हारे प्रिंस की वजह से जान आ जाएगी। वो और नेचुरल जो तुम दिखते हो प्रिंस की तरह ही दिखते हो, तो तुम्हारे लिए कैरेक्टर सबसे बेहतर है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये तुम करो। वांग जी कहता है, नहीं टीचर, मैं नहीं कर पाऊँगा, एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैं वही काम सही तरीके से कर सकता हूँ जो मैं अकेले में कर सकता हूँ। तभी जब मुझे देखने लगते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाता। प्लीज़ इस कैरेक्टर से मुझे बाहर निकाल दो। वांग जी मना करने लगता है। कहता है, तो ठीक है, मैं इस कैरेक्टर को कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और मैं तो कुछ भी बोलने में माहिर हूँ। मैं तो वैसे ही एक्टर, बॉर्न एक्टर। पर अपने नोज़ को टैप करता है। सभी मुस्कुराने लगते हैं। टीचर कहती है, ओके ठीक है, तुम इसका कैरेक्टर करो। अब ये बताओ, सेकंड मेन लीड का कैरेक्टर कौन करेगा? विंचिंग कर रही कहती है, मैं मेन लीड का कैरेक्टर करना चाहती हूँ। विंग जब एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है, सारी लड़कियां आजू बाजू आके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, मैं सेकंड लीड करना चाहती हूँ, मैं सेकंड लीड करना चाहती हूँ। ये देखकर वांग जी कहता है, विंग को रहने दो, मैं ही प्रिंस बनूँगा। तो वो ओके कर देती है टीचर, ठीक है, तुम तो इसके लायक भी हो। विंग कहता है, अब मैं क्या करूँ? टीचर कहती है, तुम डायरेक्टर बनो और मेरी हेल्प करो। तुम इन सबको एक्टिंग सिखाना कि इन सबको एक्टिंग सही से नहीं आती, और तुम तो रियल बॉर्न एक्टर हो। सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वांग जी ने कह तो दिया था वो मेन लीड करेगा, पर उसके बस की कहाँ थी, क्योंकि जब भी उसके पास कोई आता वो 4 कदम पीछे ले लेता। डायलॉग्स बोलने की बारी आती, वो आंखों में देखते ही भूल जाता। आंखें बंद करके जब बोलता, वो सारे लाइंस प्रॉपर तरीके से बोलता, पर जैसे ही वेंचिंग उसके पास आकर खड़ी होती, वो सारी लाइंस भूल जाता। टीचर कहती है, विंग ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वांग जी को सारे लाइंस याद करवाओ और ड्रामा की रिहर्सल करवाओ, उसके साथ प्रैक्टिस करो। विंग कहता है, ठीक है, मैं उसकी सारी लाइंस याद करवा दूंगा, टीचर आप टेंशन मत लो। ये कहकर जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, वहाँ रखी वायर जो लाइट से कनेक्टेड थी उसके पैरों में फंस जाती है और उसी के ऊपर वो गिरने वाली होती है। वांग जी ये देख के बुरी तरह डर जाता है। वांग जी भागता हुआ जाता है और उसे बचाता है। बचाने के चक्कर में लाइट स्विच से अलग हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा फैल जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और रोल होते हुए स्लाइडिंग के थ्रू नीचे जाने लगते हैं। कभी वांग जी ऊपर तो विंग नीचे, कभी विंग ऊपर तो वांग जी नीचे। इसी दौरान विंग वांग जी के लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। वांग जी कुछ अलग महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, पर कुछ अलग तो हुआ था, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक का एहसास होता है। चैम्बर में दूसरी लाइट आ गई थी। दोनों एक दूसरे को छोड़कर अलग होते हैं। विंग हंसता हुआ कहता है, थैंक यू वांग जी, तुमने तो आज मेरे को मरने से बचा लिया। टीचर भी बहुत डर जाती है, उन दोनों को आके देखती हैं। हल्का सा कट वांग जी को लगा था। विंग और टीचर तुरंत ही उसे फर्स्ट एड देते हैं। विंग कहता है, मुझे बचाते बचाते तुमने खुद को ही चोट लगा दिया। पहले तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, फिर दूसरों की। आगे से कभी भी ऐसा मत करना। वांग जी के लिए सब कुछ डिफरेंट था, पर उसे अच्छा लग रहा था। विंग का केयर करना, उसे टच करना, कुछ तो उसे अलग हुआ था अभी। विंग तो अब भी मस्त मौला था। विंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे गालों का राज कौन बताता? तुम्हारे गाल इतने सॉफ्ट क्यों हैं? विंग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वांग जी स्माइल कर देता है। घर जाने के बाद वांग जी अपने लिप्स को ही बार बार टच किए जा रहा था।
कुछ अलग हुआ था आज उसके साथ ना। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जो हुआ था कुछ अलग था। अगले दिन विंग के साथ उसकी प्रैक्टिस थी। उसे रोमांटिक लाइन्स बोलने थे। वैसे ही वो नॉर्मल बातें नहीं कर सकता था, उसमें भी रोमांटिक बातें तो उसकी सर के ऊपर से निकल रही थी। विंग जब आता है वो कहता है मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ पर मुझसे ये हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ। विंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊँगा। वांग जी कहता है कैसे। विंग कहता है तुम अपनी सेकंड लीड मुझे मान लो, उसकी लाइन बोलूँगा और तुम अपनी लाइन बोलना। वांग जी तैयार हो जाता। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि आज के क्लास में उसे टीचर से डांट पड़ी थी कि ये रूल मैंने पहले मना कर दिया, फिर बाद में तुमने खुद से मांग लिया। तुम लाइन सी सेकंड लीड के साथ बोल नहीं पा रहे हो, तो बताओ कास्टिंग कैसे होगी सही तरीके से। वांग जी को प्रैक्टिस करनी ज़रूरी थी। सेकंड लीड की लाइन्स थी, राजकुमार तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे फादर इस बात को कभी भी तैयार नहीं होंगे कि तुम मुझे पसंद करते हो और हम दोनों एक साथ रह सके। इस बात के लिए कभी वो तैयार नहीं होंगे। वांग जी कहता है चाहे मेरे फादर तैयार हो या ना हो, मैं उनसे घुटनों पे बैठकर माफ़ी मांग लूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुमसे अलग सोच ही नहीं सकता हूँ अपने आप को, और मुझे भी लगता है कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो। प्रिंसेस मेरी आंखों में देखो। विंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी और विंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वांग जी कहता है मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती, अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता क्या। तुम गौर से देखो मेरी आंखों में, इस दुनिया का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वांग जी तो बस उसकी आंखों में देखता ही रह गया था। फिर उसकी तरफ से मुड़ता है, एक कदम आगे चलते हुए कहता है नहीं मेरे प्रिंस, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कभी परेशान हो। तुम्हारे सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तुम अपनी लाइफ मेरी वजह से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। फोर्स ज़्यादा होने की वजह से विंग सीधा उसकी बाहों में आ जाता है। चाहे जो हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे से दूर नहीं जा सकता। मैं इन होठों को भुला नहीं सकता। उसके लिप्स की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। विंग भी उसकी आंखों में खो गया था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं। जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों के मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं थी और शांत होकर दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। वांग जी अंदर से बहुत बेचैन हो गया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उधर विंग भी कुछ अलग महसूस कर गया था। स्लाइडिंग के टाइम वांग जी को नहीं उसके लिप्स का एहसास हुआ था, विंग को भी वांग जी के लिप्स का एहसास हुआ था। पर विंग इन सारी बातों को मजाक में भुला देना चाहता था, पर इतना करीब आने से उसमें भी कुछ बदलाव हुआ था। इसे वो महसूस कर रहा था। आंखें बंद करके इग्नोर करते हुए कहता है वांग जी तुम तो कहते हो बिल्कुल भी तुम लाइंस नहीं बोल पाते, पर तुम्हारी लाइंस तो एकदम करेक्ट थी। बस एक ही स्टेप बचा हुआ था तुम्हें अपनी सेकंड लीड को किस करना। वांग जी उसकी तरफ देखता और कहता है विंग कहता है तुम्हें ड्रामा इतनी अच्छी तरह याद है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी उम्मीद से तुम ज़्यादा अच्छे थे। तुम्हें अगर इस तरह से एक्ट करते हुए कोई देख लेगा वो पागल ही हो जाएगा। तुम्हारी रियलिटी और एक्टिंग में कोई फ़र्क ही नहीं कर सकता, तुम बॉर्न एक्टर हो। वांग जी की आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी विंग से, और शायद कह भी रही थी। विंग इन सारी बातों को टोटली इनकार कर देना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। अब स्टेज परफॉर्मेंस की बात थी। वांग जी बैक स्टेज खड़े होके रिहर्सल कर रहा था, तो वो दोबारा उसको कर ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है तुमने घर पे कितना अच्छा किया, मैं चाहता हूँ स्टेज पे भी तुम ऐसे ही करो ताकि लोगों में तुम्हारा नाम हो, तुम्हें लोग जाने कि तुम हर चीज़ में बेस्ट हो। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता
ये सब कैसे कर पाऊँगा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। विंग उसे संभालता हुआ कहता है, तो मेरे साथ करो ना, मेरे साथ तो तुम ठीक थे। वांग जी कहता है, तुम्हारी बात कुछ और है, तुम मेरे फ्रेंड हो पर वो नहीं। मैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए एक्ट करना मुश्किल हो रहा है। मूवमेंट में टीचर और कोई चारा नहीं देखकर कहती है, विंग तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, तुम एक काम करो, तुम वुमेन ड्रेस पहन लो और वांग जी का ये कैरेक्टर प्ले करो उसके साथ। कहता है, मैं ये ड्रेस पहन के, वुमेन ड्रेस पहन के कैसे कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, और मैंने कोई रिहर्सल भी तो नहीं की है। वांग जी कहता है, तुमने मेरे साथ रिहर्सल की है ना। टीचर कहती हैं, तो ठीक है, तुम दोनों वहाँ एक्टिंग करो स्टेज पे। विंग तुम जल्दी तैयार हो जाओ। विंग वुमेन ड्रेस पहनता है और उसे खूब अच्छे से तैयार किया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, कोई उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो विंग है, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उसके साथ एक्ट करना शुरू करता है। वो एक भी लाइन भूला नहीं था। लास्ट लाइन में उसे अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना होता है। विंग वांग जी के हाथ को खींचता है और उसे अपने पास बुलाता है। वांग जी अपने हाथ से विंग के हाथ को खींचता है और कमर से उसे अपने करीब खींच लेता है। वो जैसे किस करता है, पर्दा गिर जाता है। वांग जी अब भी उसे किस किए जा रहा था। विंग वहाँ से बिल्कुल नहीं हटता। वांग जी विंग के लोअर लिप को अब सक करने लगा था और वांग जी विंग उसके अपर लिप को। सभी अपने काम में बिजी हो गए थे, पर टीचर का ध्यान अचानक से उन दोनों पे जाता है। देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को अब भी किस कर रहे थे। वो ये बात जानकर डर जाती है कि कहीं लियान सीचेन को ये बात पता चल गई, वांग जी और विंग एक दूसरे को किस किए हैं, तो वो उसे नौकरी से ही निकाल देगा। भागती हुई उनके पास जाती है और दोनों को आवाज़ लगाती है, विंग वांग जी, स्क्रीन प्लेइंग खत्म हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और होश में आते हैं। अनकंफर्टेबल हो गए थे और फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं। घर पहुंचने पर वांग जी बार बार अपने लिप्स को टच किए जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। वो पास में रखे सॉफ्ट टॉय को पकड़ लेता है और याद करने लगता है कैसे विंग को उसने अपनी बाहों में लिया हुआ था और कैसे उसे किस कर रहा था और खुद में ही शर्मा रहा होता है। उधर विंग भी से कुछ अलग नहीं था। विंग भी अपने कमरे में बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हुआ। वांग जी ने मुझे टच किया, ये कैसे हो सकता है। वांग जी जैसा पॉपुलर लड़का जिसके पीछे हजारों लड़कियां दीवानी हैं, उसने मेरे जैसे मैन को टच किया। सिर्फ टच नहीं, किस किया। वो पूरी तरह सरप्राइज हो गया था, पर फिर भी बार बार अपने लिप्स को टच किए जा रहा था। अपने ही लिप्स को टच कर मुस्कुरा देता। वांग जी, क्या तुमने मुझे सच में किस किया? चलिए आगे की स्टोरी के साथ कल मिलते हैं। बाय बाय, सायोनारा, लव यू गाइस।